हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष, मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ हाइट एंड डिस्टेंस की प्रैक्टिस क्लास 1 रहेगी। अब इससे पहले हम लोगों ने जो थ्योरी क्लास है, 4 थ्योरी क्लासेस मैं आपको इसके रिगार्डिंग करवा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 रूल्स आपको बताए हैं हाइट एंड डिस्टेंस के रिगार्डिंग। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बन सकते हैं वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी उन थ्योरी क्लासेस को नहीं देखा है, पहले आप उन थ्योरी क्लासेस को देखो, वहां पर जाकर के वहां से आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। उसमें मैंने आपको 8 बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स करवाए हैं। यदि आप इन रूल्स को ठीक से कर लेते हैं तो आप ये मान के चलना कि हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, विद इन 10 सेकेंड आप उसका आंसर यहाँ पर निकाल लेंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको करवा रखे हैं उनको भी आप प्रॉपरली कर लेना, उनको अच्छे से याद कर लेना। एग्जाम में आपको वो फॉर्मूले बहुत ज्यादा हेल्प देने वाले हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी वो थ्योरी क्लासेस नहीं करी है पहले उनको जाकर के करो। देन उसके बाद में यदि आप इन प्रैक्टिस क्लास को ठीक से अटेंड कर लेते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में आज के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जिन्होंने भी नहीं किया है पहले जाकर के उनको कंप्लीट करो। लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है हाइट एंड डिस्टेंस का। और इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री जो है वो भी बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया है। तो जिन्होंने भी इन क्लासेस को नहीं देखा है, थ्योरी क्लासेस, ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस क्लास हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस की थ्योरी क्लासेस होगी, सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां से उनको जाकर के आप लोग देख लें। तो हम लोग हमारी जो क्लास है प्रैक्टिस क्लास 1 रहेगी और उसको स्टार्ट करते हैं। जो भी मैंने आपको रूल्स बताए थे उन्हीं रूल्स का मैं इन सारे क्वेश्चंस में यूज करूंगा और आप खुद देखते जाना सवाल अब कितना इजीली आप इनको कंप्लीट कर जाएंगे। और डेली हम लोग जो है 15 से 20 क्वेश्चन डेली करते चले जाएंगे और अप्रॉक्स मैं आपको 100 क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर करवा दूंगा। उससे आपका क्या होगा, हाइट एंड डिस्टेंस का हर एक वेराइटी जो होगी वो कवर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है। एक स्टिक है जिसकी हाइट जो है वो 12 मीटर है, एक छड़ी है जिसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 12 मीटर। और ये क्या करती है, जब इसकी शैडो बनती है, ये जो छड़ी जो है जब इसकी परछाई बनेगी तो परछाई की लंबाई आपको दे रखी है 4√3 मीटर। आपको ये पूछा गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा वो निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं था। देखना है यहाँ पर, एक तो आपको ये बोला गया है कि जो स्टिक आपको दे रखी है उसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 12 मीटर, राइट। और इसकी जो परछाई बनेगी, परछाई जो है वो जमीन के ऊपर बनेगी, तो उसकी लंबाई आपको दे रखी है 4√3। आपको ये बोला गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, इसके लिए वो निकालना है। तो देखो एंगल आपको निकालना है, इसके सामने वाली साइड आपको पता है, इसके पास वाली साइड आपको पता है। तो आप क्या करना है, यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू निकालना। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लंबट आधार हो जाएगा। तो सामने वाली साइड जो है तो लंब हो जाएगी और पास वाली साइड जो है वो आधार हो जाएगा, 4√3 बन जाएगा। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 से ही वाला 3 बार कैंसिल हो जाएगा और 3/√3 जो है वो क्या बनता है आपका, √3 बनता है। टेन थीटा का वैल्यू √3 कौन से एंगल पर आता है, 60 डिग्री। तो आप ये कह सकते हो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इजी सवाल था, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, मैंने आपको यहाँ पर इसको बता दिया। देखो अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक काइट है, एक पतंग जो है वो उड़ रही है, फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड। एक पतंग है वो जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और ये माना जा रहा है कि जो डोरी जिससे आप उड़ा रहे हो उस पतंग को, वो हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री बना रही है। आपको क्या करना है, जो डोरी जो है जिससे आप पतंग को उड़ा रहे हैं वो स्ट्रिंग की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। और ये बोला गया है कि स्ट्रिंग के अंदर कोई स्लैक नहीं है। ठीक है, जैसे पहली बात तो आपको पतंग पतंग तो उड़ाना आता ही होगा, है ना। जनरली जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो क्या केस होता है, पहले थोड़ा सा वो समझ लो, फिर आपको यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है ना वो समझा दूंगा। जैसे हम लोग जब पतंग उड़ाते हैं तो जैसे जैसे पतंग जो है वो दूर जाती है तो वो क्या होता है, डोरी में थोड़ा सा क्या होता है, स्लैक आ जाता है इस तरह से, मतलब ऐसे इस तरह का बनने लग जाता है ना, राइट। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है देर इज नो स्लैक इन इट, इस तरह की कोई भी स्लैक वहां पर नहीं आएगा। मतलब वो किस केस की बात कर रहा है वो देखो। एक पतंग के लिए बोला गया है, पतंग जो है वो जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई के ऊपर उड़ रही है और ये पतंग की जो डोरी जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रही है,
30 मीटर बना रही है। और ये बोला गया है कि जो डोरी जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट है, उसमें कोई भी ढील नहीं है, कोई भी स्लैक नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के रूप में लेकर के चलना है इसको। आपको यही पूछा गया है कि इस डोरी का लंबाई कितना है, काइट यहाँ पर उड़ रही है, राइट। तो याद करो जब मैंने आपको रूल्स बताए थे इसके रिगार्डिंग, तो मैंने आपको क्या क्या पॉइंट्स बताए थे। तो यहाँ पर मैंने आपको रूल्स बताया था, जैसे जब यहाँ पर 30 होता है तो आपको ये श्योर है कि यहाँ पर जो वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा, आपका 60 बनेगा। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, 30 डिग्री से 60 पर जाना है, आप 30 से दूर जा रहे हैं तो √3 का डिवाइड देंगे, और यदि आप 30 के पास आते हैं तो √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। और यदि आपको हाइपोटेनियस निकालना है तो 30 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड होती है उस ऑपोजिट साइड का क्या कर देंगे हम लोग, डबल कर देंगे। तो यहाँ पर यही तो करना है हमारे को, हमको इस हाइपोटेनियस इसका वैल्यू तो निकालना है। तो हाइपोटेनियस का वैल्यू निकालने के लिए 30 के सामने वाली वैल्यू का क्या कर देना, डबल कर देना। 60 का डबल करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 120 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा कोई था नहीं इसके अंदर। यदि जैसे पता है आपसे ये वाली साइड पूछी जाए कि इसकी लंबाई बताओ, तो आप क्या करेंगे, 60 से 30 के पास में आना है, और 30 के पास में आने के लिए √3 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पर यदि 60 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 60 √3 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, कर सकते हो आराम से। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, और इसका आंसर क्या बनेगा वो आप लोग क्या कर देना, कमेंट में लिख देना, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट इसमें कुछ था नहीं, केवल आपको रूल्स प्रॉपरली याद होने चाहिए। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा इसमें क्या रहेगा, जितने भी आपके सीजीएल के प्री हो, मेंस हो, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, या यूपीएससी के थ्रू जो सीडीएस का पेपर होता है, इन जितने भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इसमें ले रखे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इन फ्यूचर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, वो क्वेश्चन भी मैंने ले रखे हैं, ठीक है। तो यदि आप इस प्रॉपरली इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर जाते हो तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन की कोई भी वैरायटी ऐसी नहीं बचेगी जो आपको नहीं आएगी। आपको हर एक वैरायटी कवर हो जाएगी, हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएगा, और एग्जाम में आप विथ इन 10 सेकेंड 2 नंबर प्री के अंदर और मेंस के अंदर 10 नंबर इजीली आप फिक्स करके चले जाएंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 को समझते जाना। क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आप लोगों के लिए स्किप कर दिया है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में लिखना है। और ये रूल्स वगैरह थोड़े से अच्छे से याद कर लेना, रूल्स मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे पहले भी, कि जब भी आपको 30 डिग्री से दूर जाना है तो √3 का डिवाइड देंगे, और 30 डिग्री के पास में आना है तो √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हमारे को हाइपोटेनियस निकालना हो, कर्ण निकालना हो, तो क्या करेंगे हम लोग, 30 के सामने वाली साइड का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, राम हुज हाइट इज 1.8 मीटर्स, राम है जिसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 1.8 मीटर, और ये क्या है, एक बिल्डिंग है, एक इमारत है, उससे 20 √3 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, ठीक है। राम की ऊंचाई आपको बता दी 1.8, और ये बिल्डिंग से 20 √3 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर खड़ा हुआ है। जो बिल्डिंग है उसके सीट से बोला गया है, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप से आंख से ऊंचाई का कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 30 डिग्री। जो उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा बिल्डिंग का, वो कितना बोला गया है, 30 डिग्री बोला गया है। आपको ये बोला गया है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है वो निकालना है। एक पॉइंट पता है जरूर आप लोग ध्यान रखना, जैसे इस वाले क्वेश्चन में राम की हाइट 1.8 आपको बताया गया है, लेकिन भी आपको राम की हाइट 1.8 नहीं बताया जाता है, तो उस केस में ध्यान रखना किसी भी जो व्यक्ति होगा उसकी हाइट आपको 0 लेकर के चलनी है। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया जाए तब तक व्यक्ति की जो हाइट रहेगी वो कितना लेकर के चलेंगे, हम लोग 0 लेकर के चलेंगे। यहाँ पर आपको बता रखा है तो कोई बात नहीं है, जैसा बताया गया वैसा वैसा करते चले जाएंगे। पहली बात तो जो राम जो है उसकी हाइट तो हमको दे रखी है, कितना दे रखी है हमारे को, 1.8 मीटर। एक बिल्डिंग है इस तरफ से, और ये बिल्डिंग के लिए भाई राम की हाइट दे रखी है, तो राम की जो आंखें होगी वो ऊपर की तरफ ही होने वाली है, राइट। आंखें तो नीचे नहीं जाएगी ना, ऊपर की तरफ रहने वाली है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से बनेगा ना,
तो पहले क्या करना, यदि इस तरह से आपका स्ट्रेट लाइन, जैसे यदि ये ग्राउंड पे होता था तो स्ट्रेट लाइन यही काम कर जाती, लेकिन ये कुछ ऊंचाई पर है तो हम एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन हमको कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। और साथ में ये बोला गया है कि राम जो है वो इस बिल्डिंग से कितने मीटर की दूरी के ऊपर है, 20√3 मीटर की दूरी पर। आपको बोला गया है कि इस बिल्डिंग का हाइट कितना है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो बहुत इजी सवाल है। यदि ये वाली साइड की वैल्यू 20√3 है तो इस वाली साइड की जो वैल्यू होगी वो भी कितना होगा आपका, 20√3 रहेगा, राइट। यही बनने वाला है। यदि यहाँ पर 1.8 है तो ये वाला जो पार्ट बनेगा वो भी कितना बनेगा आपका, 1.8 मीटर बनेगा, ठीक है। अब पहले क्या करना, देखो ऊपर वाले ट्राइंगल को समझना, ठीक है। केवल ऊपर वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ। ऊपर वाले ट्राइंगल में यदि यहाँ पर एंगल आपका 30 बन रहा है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। यदि हमको ये वाली साइड निकालनी है, ओनली ऊपर वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, यदि ये वाली साइड निकालनी है तो इसका मतलब हमारे को 60 के पास में आना पड़ेगा और 30 से दूर जाना पड़ेगा। 30 से दूर जाना हो या 60 के पास आना हो, क्या करते हैं हम लोग, √3 का डिवाइड देते हैं। तो 20√3 में आप √3 का डिवाइड देंगे तो यहाँ से कितना बचेगा आपका, 20 बचेगा। अब ये तो ध्यान रखना, इस रेड वाले पार्ट की ऊंचाई हो गई 20 तो, और ये जो ब्लैक वाला पार्ट है नीचे वाला, ये भी तो इस बिल्डिंग का ही पार्ट रहेगा ना, राइट। तो यदि ओवरऑल बिल्डिंग की हाइट पूछी जाए तो 20 + 1.8 इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 21.8 मीटर। कितना इजी सवाल है, आप खुद देखो यहाँ पर, ठीक है। ये चीजों को थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना कि इधर की तरफ 1.8 है तो यहाँ पर 1.8 कैसे आया भाई, एग्जैक्टली जो ऊंचाई बनेगी इतने पार्ट की और इधर वाले ये वाले पार्ट की तो सेम बनने वाली है। सेम ऐसे यहाँ पर यदि आपका 20√3 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा आपका, 20√3 आ जाएगा। तो फिर उसके बाद में ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल को हम लोग पिक करेंगे। यहाँ पर 90 बन रहा है तो 30 से आपको दूर जाना है, √3 का डिवाइड दे देना तो ये 20 बच जाएगा, ये 1.8 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देना, 21.8 आपका आंसर हो जाएगा। कर सकते हो, ठीक है। चले अगले सवाल के ऊपर। ये जरूर ध्यान रख लेना, किसी व्यक्ति की ऊंचाई यदि आपको नहीं दे रखी है तो उसको आप लोग 0 मान के चलना, दे रखी है तो फिर जो दे रखी है वो मानना ही मानना है, ठीक है। तो अगले सवाल के ऊपर आ जाओ, देखना। देखो अगले सवाल के अंदर आपको बोला गया है कि शाहिद और सैफ है वो ईदर साइड ऑफ 75 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 75 मीटर ऊंची बिल्डिंग है जिसके दोनों तरफ, मतलब एक तरफ, ठीक है, एक तरफ तो शाहिद खड़ा हुआ है और एक तरफ कौन खड़ा हुआ है, सैफ खड़ा हुआ है। और उस बिल्डिंग में कौन रहती है, करीना रहती है। करीना का और इनका रिलेशन वगैरह तो सब आपको पता होगा ही सही, राइट। पहले किधर था और अब किधर है वो आपको अच्छे से पता होगा, है ना। तो ये काइंड ऑफ उसी सिचुएशन का क्वेश्चन है जब ये सिचुएशन पहले बनी होगी। तो करीना है वो एक 75 मीटर हाई बिल्डिंग में रह रही है और उस बिल्डिंग के एक तरफ उसको शाहिद जो है वो उसको लाइन मार रहा है और दूसरी तरफ से जो सैफ अली खान है वो उसको लाइन मार रहा है, ठीक है। ये बोला गया है कि दोनों के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको 30 और 60 दे रखा है। आपको ये पूछ रहा है कि शाहिद और सैफ के बीच का डिस्टेंस कितना है वो निकालना है। अब मुझे पहले तो ये बताओ कि इस सवाल में शाहिद और सैफ की हाइट बताई गई है क्या, नहीं बता रखी। यदि इन दोनों की हाइट नहीं बता रखी है इसका मतलब इन दोनों की जो हाइट है वो हम कितना लेकर के चलेंगे, 0 लेकर के चलेंगे, ठीक है। शाहिद और सैफ दोनों की हाइट जो है वो 0 है। एक बिल्डिंग हमारे को दे रखा है इस तरह से और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमको दे रखी है 75 मीटर और दोनों के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है 30 मीटर और इधर की तरफ जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो हमको दे रखा है कितना, 60, ठीक है। हमको ये पूछा गया है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं इस वाले क्वेश्चन में क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसकी लंबाई निकाल लूंगा ये वाला पार्ट, फिर ऐसे ही ये वाले पार्ट की लंबाई निकाल लूंगा और फिर दोनों को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। समझ में आया ये वाला बात भाई, ये वाले पार्ट की लंबाई निकालूंगा, इधर वाले पार्ट की लंबाई निकालूंगा, दोनों को क्या कर लूंगा, फिर मैं प्लस कर लूंगा। तो देखो इधर वाले ट्राइंगल के अंदर 30 के सामने वाली भुजा आपको पता है 75 मीटर, यदि इधर की तरफ 30 है तो यहाँ पर कितना बनेगा आपका, 60 बनेगा। पहले केवल इस वाले ट्राइंगल की बात करना, आपको 60 के पास वाली भुजा 75 मीटर से 30 के पास जाना है और 30 के पास जाने के लिए √3 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं।
तो 75 को √3 से गुणा करोगे तो 75 √3 हो जाएगा, राइट। फिर इधर की तरफ देखना, यदि यहाँ पर एंगल 60 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। और यदि आपको 30 डिग्री के पास वाली भुजा से 60 डिग्री के पास वाली भुजा पर जाना है, मतलब 60 डिग्री के पास जाना है, 30 से दूर जाना है, तो √3 का क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड देंगे। तो 75 अपॉन में कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। 75 को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 25 × 3 अपॉन में √3, और 3 अपॉन में जो √3 होता है वो क्या बनता है, √3 बनता है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री जब करवाई थी तब भी बताया था ये वाला। तो यहाँ पर ही बन जाएगा आपका 25 √3। आपको कंप्लीट पार्ट की कंप्लीट पार्ट की लंबाई निकालनी है, इस वाले पार्ट की। तो यदि आपको ये कंप्लीट निकालना है तो 75 √3 और 25 √3 दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। तो 75 + 25 ओवरऑल हो जाएगा 100, √3 ऐसे कैसे रह जाएगा। कर सकते हो ये वाला सवाल, इजी सवाल है, ज़्यादा कुछ था नहीं। केवल जो आपको रूल्स बताए थे स्टार्टिंग वाली क्लासेस के अंदर, वो रूल्स आपको प्रॉपरली याद रखने थे बस। यदि आप उन रूल्स को प्रॉपरली याद कर गए तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाला है। आई कैन गारंटी यू, चाहे से हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप इजीली हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला वैल्यू जो है वो 100 √3 आ जाएगा। चलते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, किसी प्रकाश स्तंभ के सीड्स से दो शिप हैं, दो पोत जो दे रखे हैं, ठीक है, दो शिप हैं जिनका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ईस्ट की साइड में, पूर्व दिशा के अंदर ईस्ट की साइड में 60 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि दोनों शिप जो है वो 300 मीटर की दूरी पर है, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो 300 मीटर है, तो आपसे ये पूछा गया है कि जो लाइट हाउस है उसकी ऊंचाई कितनी है वो हमको निकालना है। अब देखो पता है ये वाला क्वेश्चन जो होता है ना वो दो तरह से बन करके आ जाता है। इस वाले केस में दोनों शिप जो है वो लाइट हाउस जो है उसके एक साइड है। यही क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो शिप होंगे दोनों वो लाइट हाउस के क्या होंगे, अलग अलग साइड हो जाएंगे। एक शिप एक तरफ हो जाएगा, दूसरा शिप दूसरी तरफ हो जाएगा। तो अभी ये वाले केस का क्या आंसर बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो सेकंड केस जो मैंने बताया है उसका आंसर क्या बनेगा वो आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से लाइट हाउस बोला गया है ये वाला, यहाँ पर दो शिप आपको दे रखे हैं इस तरह से, और इन दोनों शिप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे रखे हैं। अब आपको याद होगा पहली क्लास में जब मैंने आपको एग्जाम्पल देकर के समझाया था आई कांटेक्ट वाला, तो मैंने आपको क्या बताया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलो, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलो, दोनों का मतलब जो होता है, फाइनल कंक्लूजन जो होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, इनका डेफिनेशन अलग अलग होता है लेकिन फाइनल कंक्लूजन दोनों केस में कैसा होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर दो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं 60 और 45। 60 जो है वो पास में आ जाएगा और 45 जो है वो दूर आ जाएगा, राइट। भाई छोटा एंगल जो होता है वो दूर बनता है और बड़ा एंगल जो बनता है वो क्या होता है, पास में हो जाता है। और दोनों शिप के बीच की जो दूरी है, ये वाले पार्ट की जो लंबाई है वो हमको दे रखी है कितना, 300 मीटर। हमसे ये जो लाइट हाउस है इसकी ऊंचाई हमसे पूछी गई है। मान लेना लाइट हाउस की ऊंचाई जो है वो कितनी है, h मान लेना। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो पहले मुझे बताओ, कर सकते हो। पहले तो देखो मेन चीज ये ध्यान रखना, हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो रूल्स आपको समझ में आने चाहिए और दूसरी बात आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। यदि आप डायग्राम ठीक से बना गए तो आप ये मान के चल लेना कि आपको कभी भी इस चैप्टर में दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया था, एक लाइट हाउस दे रखा है, उसकी पूर्व दिशा में दो शिप आपको दे रखे हैं, ये शिप 1 मान लेना, ये शिप 2 मान लेना चाहे से, और इनके एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे थे। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन हो या एलिवेशन हो दोनों का मतलब एक ही होता है, तो वो ये चीज बन जाएगा यहाँ पर, राइट। अब हमको ये पूछा गया है कि इसका हाइट कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, समझना यहाँ पर। मैंने देखो आपको एक चीज बताई थी लास्ट थ्योरी क्लास जो हुई थी हमारी, उसके अंदर जब भी दो ट्राइंगल्स बनेंगे तो उन दोनों ट्राइंगल की हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन साइड है, राइट,
जब भी दो ट्राइंगल्स बनेंगे तो उन दोनों ट्राइंगल की क्या करेंगे हम लोग, कॉमन साइड के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। 60 के सामने और 45 के सामने, दोनों के सामने सेम है, राइट। यदि हम छोटे वाले ट्राइंगल की बात करें जिसमें यहाँ पर एंगल 60 बन रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा आपका, 30 बनेगा। यदि आपको 30 से दूर जाना है, 60 के पास जाना है, तो √3 का क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी बनेगी वो तो कितनी हो जाएगी, h अपॉन में √3, राइट। यदि यहाँ पर एंगल 45 बन रहा है, तो ये वाला जो पूरा एंगल जो बनेगा, पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा कितना बनेगा हमारा, 45 बनेगा। और जब किसी ट्राइंगल के दो एंगल सेम होते हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड भी कैसी होती है, सेम होती है। तो क्योंकि 45 के सामने h है, तो ऊपर की तरफ जो 45 लिखा हुआ है उसके सामने ये जो लंबाई आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, h आ जाएगी। अब यदि हम इस कंप्लीट लंबाई में से इस वाले पार्ट को यदि माइनस कर दें, तो क्या वो 300 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। और फिर उसको हमको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, वहां से हमारे पास क्या होगा, h का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं समझा देता हूँ फिर से, देखना। दो शिप आपको दे रखे हैं, शिप 1 और शिप 2। एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 60 और 45, और लाइट हाउस की जो हाइट है वो हमसे पूछा गया है, और दोनों शिप के बीच की जो दूरी है वो हमको दे रखी है 300 मीटर। तो मान लेना लाइट हाउस की जो हाइट है वो h मान लेना। यदि आप छोटे वाले ट्राइंगल में चलते हो तो यहाँ पर 60 है, तो यहाँ पर बनेगा 30। 30 से दूर जाने के लिए √3 का डिवाइड दे देंगे, तो h अपॉन में √3 आ जाएगा। और यदि यहाँ पर 45 है तो यहाँ पर भी 45 बनेगा। 45 वाले केस में ऑपोजिट साइड सेम होती है, तो ये वाला h बनेगा, तो यहाँ पर ये जो लंबाई है ये भी कितना आएगा आपका, h आएगा। कंप्लीट में से h अपॉन √3 माइनस करेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, 300 के बराबर। इसको बस हमारे को सॉल्व करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। देखो, यदि हमको h में से h अपॉन में √3 माइनस करते हैं तो वो कितना आना चाहिए हमारा, 300 आना चाहिए। यहाँ से h कॉमन निकाल लेना, √3 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर की तरफ √3 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर में 300 आ जाएगा। h का वैल्यू हो जाएगा 300 हो जाएगा, ये √3 इधर ऊपर आ जाएगा, अपॉन में आपका आएगा √3 माइनस 1। इस तरह की वैल्यूज को कैसे सॉल्व किया जाता है मैंने बता रखा है। हमेशा याद रखा करो, जब भी आपको नीचे की तरफ रूट आपको दिखाई दे, तो ये बेस्ट केस होता है कि कभी भी हम लोग नीचे की तरफ रूट जो होता है उसको बेस्ट आंसर नहीं मानते हैं। ठीक है, तो यदि नीचे की तरफ रूट आ रहा है तो उसको हटाना हमारे को जरूर आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इस नीचे की तरफ से इस रूट को नहीं हटाओगे तब तक जो आपका आंसर है वो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो √3 माइनस 1 है, तो आप क्या करो, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हो, राइट। अपॉन में जब बात करोगे, देखो 300 तो ऐसे कैसे है, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनेगा। उसके अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करोगे 3 बनेगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 बनेगा, डिफरेंस निकालोगे तो 2 आ जाएगा। ऊपर की तरफ देखो क्या बनेगा, √3 को √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा। 300 में 2 का डिवाइड दोगे तो यहाँ से आपका 150 आ जाएगा, और ब्रैकेट में 3 प्लस √3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर सकते हो, ये चीज़ों को जरूर याद रखो, जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं उनको प्रॉपर्ली याद रखो, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में केवल आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। रूल्स याद है, डायग्राम आपने ठीक से बना लिया, आप ये मान के चलना कि आपका मैक्सिमम काम जो है वो हो गया, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, सारे क्वेश्चन आपके बहुत इजीली निकल जाएंगे। ठीक है, देखना अगला सवाल। देखो अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या बोला गया है, जमीन पर कोई पॉइंट ए है और उससे किसी टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दे रखा है 30 डिग्री। यदि टावर की तरफ, यहाँ पर क्या बोला गया है, जमीन पर कोई पॉइंट है जिससे टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है 30 डिग्री। यदि टावर की तरफ आप 20 मीटर चलते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री हो जाता है। आपसे बोला गया है टावर की हाइट कितनी है वो निकालना है। बहुत इजी सवाल है, देखते जाओ। देखो, एक तो क्या बोला गया है,
पॉइंट ए है जमीन पर, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दे रखा है 30 डिग्री। यदि हम टावर की तरफ चलते हैं, कितना मीटर, 20 मीटर, जैसे ही आप टावर की तरफ चलते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। आपसे ये पूछा गया है कि टावर की हाइट कितनी है, वो हमको फाइंड आउट करनी। अब याद करना कौन सा नंबर का रूल, रूल नंबर 4। अच्छे से याद करो मैंने क्या बताया था इसमें। रूल नंबर 4 में मैंने आपको ये वाली पॉसिबिलिटी ही करवाई थी जिसमें यहाँ पर एंगल 60 हो और यहाँ पर एंगल 30 हो। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कॉमन पॉइंट से 60 तक का जो डिस्टेंस है वो 1 होता है, तो कॉमन पॉइंट से 30 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना बनेगा, 3 बनेगा। याद है रूल नंबर 4? अच्छे से याद रखो, रूल्स को याद रखो, फिर आप सवाल देखना बहुत ईजी हो जाएंगे। तो कॉमन पॉइंट से 60 तक का डिस्टेंस यदि 1 है तो कॉमन पॉइंट से 30 तक का जो डिस्टेंस है वो 3 बनेगा। अब यदि कंप्लीट डिस्टेंस 3 है जबकि ये वाला 1 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, हमारे अकॉर्डिंग 2 आ जाएगा। अब यदि 2 का वैल्यू 20 है, 2 का वैल्यू 20 है, तो 1 का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, यहाँ पर 10 मीटर आ जाएगा। और यदि आप इस वाले ट्राइंगल में आ जाते हो तो क्या होगा वो देखना, यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर क्या होगा, 30 होगा। हमको ये वाली जो भुजा है ना, इसकी लंबाई हमारे को पता चल चुकी है, वो कितनी आ चुकी है हमारी, 10 मीटर आ गई है। तो यदि हमको 60 से दूर जाना है या 30 के पास जाना है तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कितना आ जाएगा हमारा, 10√3 ऐसे। तो हमसे यही पूछा गया था टावर की हाइट कितनी है, तो वो कितना हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। फिर से समझा रहा हूँ, देखना। जब भी आपको ये वाली पॉसिबिलिटी दे रखी हो 60 और 30 वाली, तो मैंने आपको रूल बताया था, कॉमन पॉइंट जो ये वाला है उस कॉमन पॉइंट से 60 तक का डिस्टेंस, कॉमन पॉइंट 60 तक का डिस्टेंस यदि 1 है तो कॉमन पॉइंट से 30 तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो 3 बनेगा, राइट। और यदि ये वाला वैल्यू 3 है, ये वाला वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कर देंगे। अब 2 का वैल्यू हमको दे रखा है 20, तो यदि 2 का वैल्यू 20 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली जो लंबाई है वो 10 मीटर आ जाएगी। और यहाँ पर एंगल बन रहा है 60 वाला, मैं छोटे वाले ट्राइंगल में आ चुका हूँ। यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर 30 है, 30 के पास जाने के लिए मैं √3 से गुणा कर दूंगा तो टावर की हाइट कितनी हो जाएगी, 10√3 हो जाएगी। है ना सवाल इजी, कर सकते हो। डिपेंड करेगा आपने रूल्स को अच्छे से याद किया कि नहीं किया। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। बहुत इजी है ये तो। देखो इसमें, देखो क्या बोला गया है, एक 15 फीट की ऊंचाई वाला एक पोल है और वो क्या होता है, किसी पॉइंट से ब्रेक हो जाता है, किसी पर्टिकुलर हाइट से वो टूट जाता है। इसके बाद में क्या बोला गया है कि जब वो टूटता है तो उसका जो ऊपरी हिस्सा है, अपर पार्ट जो है, वो जमीन के साथ में कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। आपसे ये पूछा गया है कि वो किस हाइट से टूटा है, किस हाइट से वो ब्रेक हो गया, वो हमको बताना है। देखो पहले मान लेना कि पोल जो था वो पूरा इस तरह से था और इसकी हाइट हमको दे रखी है कितना फीट, 15 फीट। अब कोई भी पॉइंट है, हमको नहीं पता वो पॉइंट कौन सा है, वहां से ये टूट जाता है और टूटने के बाद में जमीन पे गिर जाता है। इसका जो अपर पार्ट है जहां पर इसको टच करता है वो कितना एंगल बना रहा है, 30 एंगल बना रहा है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताया था ना मैंने आपको कल, क्या, कि पेड़ को चाहे से आप स्ट्रेट खड़ा रखो, चाहे वो टूट करके नीचे की तरफ गिर जाए, पेड़ की जो लेंथ रहेगी, ठीक है, जो लंबाई रहेगी वो कैसी रहेगी आपकी, सेम रहेगी। ये बनेगा यहाँ पर, राइट। पेड़ चाहे से कैसे भी रखा जाए, चाहे स्ट्रेट रखो चाहे वो टूट करके नीचे की तरफ गिर जाए, उसकी जो लंबाई रहेगी वो तो कैसी रहेगी, सेम रहने वाली है, राइट। तो देखना ये वाला जो भाग है वो पेड़ का हिस्सा है कि नहीं है, पेड़ का हिस्सा ही है। और ये वाला जो भाग है वो भी तो पेड़ का ही हिस्सा है, राइट। तो यदि हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो वो 15 फीट के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, यही बनेगा। भाई ये वाला जो भाग है वो भी पेड़ का भाग है और ये जो भाग है वो भी पेड़ का भाग है, तो यदि हम इन दोनों को निकाल करके प्लस कर देंगे तो 15 फीट के बराबर आना चाहिए। मान लेना ये वाला जो पार्ट है वो तो h है, हाइपोटेनियस जो बनता है वो 30 के सामने वाले का डबल होता है, तो ये वाला h है तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर 2h बनेगा। h + 2h बराबर हम लोग कर देंगे 15।
3h का वैल्यू हो जाएगा 15, तो h बराबर हो जाएगा कितना, 5 फीट। और हमको यही तो निकालना है कि किस पॉइंट से वो पेड़ जो है वो टूट गया है। तो ये पेड़ जो होगा वो कितनी ऊंचाई से टूट जाएगा, 5 फीट से। कर सकते हो, सवाल इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा बस क्या होता है, देखो देखो इसमें दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी होती है बस। एक तो आप रूल्स याद रखो, ठीक है, फिर आपसे डायग्राम बन जाना चाहिए प्रॉपरली। और थोड़ा सा क्या होगा, अभी अभी तक तो नहीं आया ऐसा कुछ, बट आगे वाले क्वेश्चंस में आएगा क्या चीज, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी पार्ट रहता है। अपॉन में क्या होगी आपकी, जैसे रूट वाली वैल्यूज जो होगी ना वो अपॉन में आएगी। आपको उन रूट वाली वैल्यूज को सॉल्व करके कैसे भी करके उनको रूट को अपॉन में से उनको हटाना होगा। तो ये तीन चीजें यदि आपने ठीक से कर ली, रूल्स प्रॉपरली समझ लिए, डायग्राम आपको ठीक से बनाना आ गया, कैलकुलेशन आप ठीक से कर गए, तो सवाल ऐसे समझ लेना बहुत 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 ही ज्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगला सवाल है ना, वो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज जो है वो थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, दो व्यक्ति है, ये दो व्यक्ति क्या है, एक टावर की विपरीत दिशा में खड़े हुए हैं, ऑपोजिट तरफ खड़े हुए हैं, ठीक है। और इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, हिंदी में नहीं दे रखा है, इंग्लिश में आप लोग देख लेना। पहली बात तो दोनों व्यक्ति टावर के ऑपोजिट तरफ खड़े हुए हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री दे रखा है, और टावर की हाइट आपको दे रखी है 60 मीटर। आपको ये बोला गया है कि दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी है वो निकालना है। तो देखो यहाँ पर इस तरह से टावर मान लेना, यहाँ पर एक व्यक्ति इधर की तरफ खड़ा हुआ है, दूसरा व्यक्ति इधर की तरफ खड़ा हुआ है। इस व्यक्ति के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री दे रखा है, जो व्यक्ति दूर खड़ा रहेगा उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है, राइट। और टावर की हाइट आपको दे रखी है 60 मीटर। आपको बोला गया है कि दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी है वो निकाल। तो हमको ये वाला पार्ट ही तो निकालना है, ये वाला पार्ट निकाल लो, ये वाला पार्ट निकाल लो, और दोनों क्या कर देंगे फिर हम लोग प्लस कर देंगे। तो देखो पहले हम बात करते हैं राइट वाले ट्राइंगल की। यदि यहाँ पर एंगल 30 है तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। और 60 डिग्री के पास वाली भुजा आपको पता है 60 मीटर। तो 60 से 30 पर जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, √3 से गुणा करते हैं, राइट। यदि हमको 60 डिग्री वाली भुजा से 30 डिग्री वाली भुजा पर जाना है तो हम √3 से गुणा कर देंगे। तो यदि यहाँ पर 60 मीटर है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 60 √3 आ जाएगा, राइट। इधर वाले ट्राइंगल में देखना, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और जब किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स बराबर हो तो उनकी ऑपोजिट साइड कैसी बनेगी, सेम बनेगी। तो क्योंकि यहाँ पर 60 मीटर है तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 60 मीटर आ जाएगा। अब इन दोनों को जैसे ही प्लस करोगे तो आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट। तो हमको क्या करना है, 60 प्लस 60 √3 इन दोनों को प्लस करना है। अब जल्दीबाजी में इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी जो है ना उसको टिक मत कर देना। 60 प्लस 60 √3 120 √3 नहीं होता है। यदि ये इस तरह से होता ना, 60 √3 प्लस 60 √3 होता, तब जरूर आप इसको 120 √3 लिख सकते थे। लेकिन इस वाले केस में इसको ऐसा नहीं लिख पाएंगे। अब कैलकुलेशन कैसे करोगे वो समझना। √3 का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, 1.73। √3 का जो वैल्यू है वो आप याद रखेंगे, यहाँ पर क्या 1.732 होता है पूरा वैल्यू तो, बट आप 1.73 भी याद रख लोगे चल जाएगा। और कहीं पर आपको √2 की भी जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए याद कर लेना 1.414 हो जाएगा। तो देखो 60 तो ऐसे कैसे है, ये 60 आ जाएगा, और √3 की जगह पर मैं क्या कर दूंगा, 1.73 रख दूंगा। यहाँ से क्या होगा, जीरो हटाओगे तो एक पॉइंट हट करके आगे की तरफ चले जाएगा यहाँ पर, राइट। ये जो 60 है उसको तो आप लोग ऐसे कैसे रख लेना, ये वाला जो 60 है वो तो ऐसे कैसे आ जाएगा। और ये जो 6 है इसको हम क्या करेंगे, 17.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 × 6 करते हैं तो 102 आता है, और 6 × 3 करोगे तो 1.8 बनेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगा वो आपका हो जाएगा 103.8 हो जाएगा। 103.8 में 60 को ऐड कर लेना तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आपका 163.8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो आपका क्लोज जाएगा किसके, ऑप्शन ए के। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बहुत क्लोज बनेगा इस वाले के। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं।
कर लोगे ये वाला सवाल? इजी सवाल था। टावर की हाइट आपको दे रखी थी, दो व्यक्ति इसके अलग अलग तरफ खड़े हुए थे, और जब ये अलग अलग तरफ थे तो एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था और एक का 45 था। उस वाले केस में क्या बोला गया है कि दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी है वो निकालना है। तो ये डिस्टेंस 60 आ जाएगा, ये वाला 60√3 आ जाएगा। दोनों को प्लस कर देना, प्लस करने पर जो वैल्यू आएगा वो आपका 163.8 आ जाएगा। क्लोज जो बन रहा है वो 169.9 के बन रहा है। तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पर, और इस वाले आंसर को यहाँ पर आप लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। एक तो ये समझ लेना। एक जैसे पता है इसी क्वेश्चन में वो क्या कर सकता था, अभी क्या थे, दोनों व्यक्ति टावर की विपरीत दिशा में थे। जब ध्यान रखना, दोनों व्यक्ति टावर की विपरीत दिशा में हो और उनके बीच का दूरी निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, राइट। यदि दोनों व्यक्ति टावर की विपरीत दिशा में हो और उनके बीच का दूरी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर प्लस करेंगे। यदि दोनों व्यक्ति टावर की एक ही दिशा में होते तो क्या करते वो देखो। जैसे टावर की हाइट तो हमारे को 60 दे ही रखा है, दोनों व्यक्ति टावर की एक ही तरफ आ गए। ठीक है, एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है और एक का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है। हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच का दूरी निकालना है। तो अब की बार हमको ये वाला दूरी निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे वो देखो, इस वाले ट्राइंगल में यदि हम चलते हैं तो यहाँ पर 45 है तो यहाँ पर भी 45 बनेगा, और जब ये 45 है तो ये जो दूरी बनेगी वो कितने आ जाएगी, हमारी 60 आ जाएगी। यदि हम बड़े वाले ट्राइंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 60 बनेगा। और 60 से दूर जाना हो या 30 के पास आना हो तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 60√3। यदि हमको ये वाला पार्ट निकालना है तो 60√3 में से 60 को क्या कर देना, माइनस कर देना। आपकी बात आगे बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखने हैं। जब ध्यान रखना वो सेम साइड रहेंगे दोनों व्यक्ति, तो उस वाले केस में डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और यदि वो दोनों व्यक्ति ऑपोजिट साइड है तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा एक पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया है, और इसके अकॉर्डिंग आप इस वाले को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। और जनरली देखो इसका जो आंसर है ना वो आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा। आप जैसे इसमें से क्या करना, 60 कॉमन निकाल लेना और √3 - 1, एक ऑप्शन आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। जनरली ये आंसर आपको मिलता है। इन केस यदि ये आपको ऑप्शन में नहीं दिखता तो फिर आपको √3 का वैल्यू रखना पड़ेगा 1.73, उसमें से 1 माइनस करोगे तो 0.73 बचेगा, और 0.73 को 60 से गुणा कर देना, जो भी वैल्यू आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेन इतना ध्यान रख लेना, सेम साइड में हो तो माइनस करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, बीच का डिस्टेंस, और ऑपोजिट साइड हो तो बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर देते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। देखो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे हो चुके हैं। हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 ऑल्सो ए वेरी इजी क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं इसके अंदर। तो इसमें तो आपको बेसिक जो राइट एंगल ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो आपको यूज करनी है। देखो इसमें क्या बोला गया है, एक टावर है, उस टावर के फुट से 160 मीटर दूर स्थित किसी पॉइंट से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, जब उसके फुट की ओर चलना स्टार्ट करते हैं, टावर की ओर चलना स्टार्ट करते हैं, और जब 100 मीटर इसकी तरफ आ जाते हैं तो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो डबल हो जाता है। आपसे बोला गया कि टावर की हाइट कितनी है वो निकालना है। देखो एक टावर इस तरह से दे रखा है, और इस टावर के फुट से, मतलब यहाँ पर जिसका बॉटम वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से 160 मीटर की दूरी के ऊपर कोई पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, इस पूरे को 160 लेकर के चलना है, 160 मीटर की दूरी के ऊपर कोई पॉइंट है। अब क्या बोला जाता है, इस पॉइंट से टावर की तरफ चलना स्टार्ट करना है, और टावर की तरफ कितना चलने को बोला गया है, 100 मीटर। जैसे ही 100 मीटर चलते हो तो पहले जैसे मान लेना कि यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन सपोज अल्फा बन रहा था, जैसे ही 100 मीटर इसकी तरफ चल के आते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 2 अल्फा हो जाता है। आपसे बोला गया है कि टावर की हाइट कितनी है वो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना। तो देखो कैसे करोगे समझना। पहली बात तो
ये वाले पार्ट की जो लंबाई है वो हमको दे रखी है 100 मीटर, जबकि कंप्लीट जो डिस्टेंस है स्टार्टिंग से एंडिंग तक का वो 160 है। तो इधर वाला जो पार्ट बनेगा ये कितना हो जाएगा हमारा, 60 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो दूसरा केस, दूसरी चीज समझना, इस वाले ट्राइंगल में देखना। देखो इस वाले ट्राइंगल में क्या हो रहा है, जैसे कोई भी ट्राइंगल का आपको रूल पता होगा, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम जो होती है किसी ट्राइंगल में, कि किसी भी त्रिभुज के दो कोणों का जो योगफल होता है वो तीसरे वाला जो कोण होता है, ये जो तीसरा जो कोण है उसके बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। राइट। किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स का जो योगफल बनता है वो तीसरे वाला जो एंगल बनेगा उस तीसरे वाले एंगल के किसके बराबर होगा, बाहर वाले के बराबर। कोई से भी दो को प्लस करना है और तीसरा वाला जो बनेगा उसके बाहर की तरफ वो वैल्यू आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ पर बोला जाए यहाँ पर 70 डिग्री है और यहाँ पर आपको दे रखा है 40 डिग्री, तो होगा क्या, 70 और 40 को जब आप प्लस करेंगे 110 आएगा इनको प्लस करने पर, और इसके सामने वाला तीसरा जो एंगल है उसके बाहर की तरफ कितना डिग्री आ जाएगा आपका, 110 डिग्री आ जाएगा। ये रूल आपको याद रखना है, जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको ये वाला जो रूल है वो कैसे बनता है, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम होती है ये वाली, बाह्य कोण प्रमेय होती है, तब मैं आपको बता दूं। तो देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको दे रखा है अल्फा। मान लेना ये वाला जो एंगल है वो कितना है, एक्स मान लेना। यदि मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो तीसरे वाले के बाहर वाले के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, राइट। तो यदि मैं x प्लस अल्फा करता हूं तो वो 2 अल्फा के बराबर आना चाहिए। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, हमारा अल्फा बनेगा। अब किसी त्रिभुज के दो कोण यदि बराबर हों तो उनके आमने सामने वाली भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। अल्फा के सामने देखते हैं 100 आ गया, तो इस वाले अल्फा के सामने ये वाली जो भुजा आएगी ये भी कितनी आ जाएगी हमारी, 100 मीटर आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में आ जाना, छोटे वाले में। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर होता है। कर्ण का वैल्यू यहाँ पर 100 है, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे, उसमें से 60 का स्क्वायर घटा देंगे और उसका क्या निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। 100 का स्क्वायर करने पर 10,000, 60 का स्क्वायर 3600, माइनस करेंगे 6400 आएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। सवाल इजी है। पहले देखो क्या बोला गया था, मैं फिर से समझा देता हूँ। एक पॉइंट है, जो पॉइंट क्या है, इस टावर के बॉटम पॉइंट से 160 मीटर की दूरी पर है। फिर इस पॉइंट से क्या करते हैं, टावर की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, और टावर की तरफ कितना चलना है, 100 मीटर चलना है। जैसे ही 100 मीटर इसकी तरफ चलना स्टार्ट करते हो तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले अल्फा था वो चेंज होकर के कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 अल्फा हो गया। आपसे यही बोला गया है कि टावर का हाइट कितना है वो निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो आपको ट्राइंगल की एक्सटर्नल एंगल थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, बाह्य कोण प्रमेय। उसके अनुसार क्या होता है, त्रिभुज के कोई भी दो कोणों का जो योगफल होता है वो तीसरे वाले के बाहर वाले के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से 40 प्लस 70 करोगे 110 आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पर काम करेगी। मान लेना ये वाला x है, ठीक है, मान लेना ये वाला x है यहाँ पर, और ये वाला यहाँ पर अल्फा है। तो यदि आप इन दोनों को प्लस करते हो तो तीसरे वाले के बाहर वाले के बराबर आना चाहिए। तो x प्लस अल्फा बराबर 2 अल्फा तभी आएगा जब x का वैल्यू कितना हो, अल्फा हो जाएगा। और जैसे ही दो एंगल बराबर होंगे तो उनकी ऑपोजिट साइड कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो अल्फा के सामने यदि 100 है तो इस वाले अल्फा के सामने यहाँ पर ये भी कितना आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। और फिर क्या करना, इस वाले ट्राइंगल के अंदर आने के बाद में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर में से 60 का स्क्वायर घटा करके वर्गमूल निकाल देना, वहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 हो जाए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन एक इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट इसमें कुछ होगा नहीं, बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, दो पैरेलल पोल्स है, दो समांतर स्तंभ हैं जिनके बीच की दूरी आपको दे रखी है 40√3। ठीक है, पहले पोल के टॉप से, पहला जो स्तंभ है उसके शीर्ष से
दूसरे सीड्स के दूसरे पोल के सीड्स का अवनमन कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री। यदि पहले पोल जो है वो 100 मीटर लंबा है तो दूसरे पोल की हाइट कितनी है वो निकालना है। पहले पॉइंट तो देखो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनता है जब पहले वस्तु की जो ऊंचाई है वो दूसरी वस्तु से क्या हो, ज्यादा हो, राइट। यदि पहली वस्तु की ऊंचाई दूसरी वस्तु से कम होगी तो मुझे ये बताओ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन पाएगा क्या। देखो समझना यहाँ पर, जैसे ये बिल्डिंग आपको दे दी जाए, एक दूसरी बिल्डिंग आपको दे रखी है, राइट। अब यदि हम इस बिल्डिंग के टॉप से देखते हैं तो ये तो श्योर है कि दूसरी बिल्डिंग का जब आप बॉटम देखोगे तो चाहे बिल्डिंग का हाइट कुछ भी हो, दोनों बिल्डिंग का, यदि आप एक बिल्डिंग के टॉप से दूसरी बिल्डिंग के बॉटम को देखते हो तो श्योर है एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा, राइट। लेकिन यदि आप एक बिल्डिंग के टॉप से दूसरी बिल्डिंग के टॉप को देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा तब जब दूसरी बिल्डिंग की हाइट पहली बिल्डिंग से क्या हो, कम हो। लेकिन जैसे ये वाला केस होता, इस तरह से होता कि दूसरी बिल्डिंग की जो हाइट है वो पहले वाले से ज्यादा है, तो भी देखना यदि आप पहली बिल्डिंग के टॉप से दूसरी बिल्डिंग के बॉटम को देखोगे तो श्योर है क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। लेकिन यदि आप इस बिल्डिंग के टॉप से दूसरी बिल्डिंग के टॉप को देखते हो तो अब इस वाले केस में एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो ये जरूर ध्यान रखा करो, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, किसी भी बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के बॉटम को जब भी आप देखेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। लेकिन यदि आप बिल्डिंग के टॉप से दूसरी बिल्डिंग के टॉप को देखते हो तो यदि दूसरी बिल्डिंग की हाइट पहली बिल्डिंग से कम है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। यदि दूसरी बिल्डिंग की हाइट पहली बिल्डिंग से ज्यादा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा, ठीक है। तो यही चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है डायग्राम बनाते टाइम पर कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर देखो यही बोला गया है, दो पोल से जिनके बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है 40√3। पहले पोल के टॉप से दूसरे पोल के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। इसका मतलब ये बनेगा कि पहले पोल की जो हाइट है वो ज्यादा है और दूसरे पोल की जो हाइट है वो कम है, राइट। इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस दे रखा है 40√3 और पहले पोल के टॉप से दूसरे पोल के टॉप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको बताया है कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। और इसकी हाइट हमको दे रखी है 100 मीटर, दूसरे पोल की हाइट कितनी है वो निकालना है। तो देखो एक बात समझना, यदि हम इस पॉइंट से इधर वाले पॉइंट को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 का। तो यदि मैं इधर वाले पॉइंट से इस पॉइंट को देखता हूं तो सेम वही वैल्यू का एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, या तो ऐसे समझ लो, या फिर आपको ये भी पता होगा क्या चीज, वो जो होता है ना ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। ऑल्टरनेट एंगल हो, एकांतर कोण हो, वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी, सीधी रेखा, ऐसे ही एक लाइन यहाँ पर हमने ड्रॉ करी। ये जो एंगल 30 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा हमारा, 30 आ जाएगा, राइट। अब ये पूरी की पूरी जो हाइट है ना इस वाले पोल की, ये 100 दे रखी है, हमको तो केवल इस वाले पोल की हाइट कितनी है वो फाइंड आउट करना है। तो देखो यदि ये वाली वैल्यू 40√3 है तो ये वाली जो वैल्यू बनेगी, ये वाली वैल्यू, ये भी कितनी बनेगी आपकी, 40√3 बनेगी, राइट। यदि यहाँ पर एंगल 30 बन रहा है तो इधर की तरफ एंगल बनेगा 60 डिग्री। और यदि मैं केवल ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करूं, छोटे वाले ट्राइंगल की, तो इसमें क्या होगा, 30 से आपको दूर जाना है, 30 से दूर जाना हो या 60 के पास आना हो तो √3 का क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। तो ये जो लंबाई बनेगी ऊपर वाले पार्ट की, 40√3 में √3 का डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा, ये वाला 40 मीटर आ जाएगा। यदि कंप्लीट पोल की हाइट 100 मीटर है तो नीचे वाले पार्ट की हाइट बनेगी 60 मीटर, और इधर की तरफ ये 60 मीटर है तो ये भी कितना आ जाएगा आपका, 60 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा था 40√3। तो ये वाला जो पार्ट बनेगा ये भी आपका 40√3 बनेगा यहाँ पर, राइट। एंगल ऑफ डिप्रेशन हो या एंगल ऑफ एलिवेशन हो, बात एक ही होती है, तो 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर 60 बनेगा। 30 से दूर जाने के लिए √3 का डिवाइड देंगे, तो यहाँ पर 40√3 है तो यहाँ पर कितना आएगा, 40 आएगा। पूरे पोल की हाइट 100 है, ऊपर वाले पार्ट की 40 हो गई, तो इस वाले पार्ट की कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। इधर वाला 60 है तो इधर की तरफ भी कितना आएगा, 60 आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने आपको करवा दिए हैं, और आगे के जो 3 क्वेश्चंस हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, 3-4 क्वेश्चंस आगे वाले। ये क्वेश्चंस आप लोग यदि आपसे हो जाते हैं, आप ट्राई करना, हो जाते हैं वेल एंड गुड है, नहीं हो पाते हैं तो कल वाली क्लास को हम लोग इन्हीं क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग जो है वो थोड़ी सी क्लास को आज मैं थोड़ा शॉर्ट रख रहा हूँ, 11 तक मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी के जो आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग कल वाली क्लास से स्टार्ट करेंगे। और अब जो रेगुलर जो क्लास रहेगी उसमें आपको डेली कम से कम 15 के समथिंग क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो ये चैप्टर जो होगा वो आपका 5 से 6 दिन के अंदर अंदर आपका ये चैप्टर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने आपको करवा दिया है। आगे वाले 3 क्वेश्चंस मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा रखे हैं, आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो, जितना आपसे हो पाए ट्राई कर लेना, नहीं हो पाता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इन्हीं क्वेश्चन से अगली वाली क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहना, पढ़ाई करते रहना, और जो भी मैंने आपको थ्योरी क्लासेस करवाई है पहले उन थ्योरी क्लासेस को आप अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि आपने आज वाली क्लास में खुद ने फील कर लिया होगा, यदि आपका थ्योरी आपने अच्छे से कर रखी है, ठीक है, यदि आपने थ्योरी अच्छे से कर रखी है तो आपको क्वेश्चंस में कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आने वाला, आप बहुत इजीली क्वेश्चंस करके आगे बढ़ जाएंगे। सवाल बहुत इजी है, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पर नहीं आते हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा आपने थ्योरी कितने अच्छे से क्लियर करी है, फॉर्मूले कितने अच्छे से याद कर रखे हैं, उनको अच्छे से याद कर लो, थ्योरी अच्छे से क्लियर कर लो, रूल्स जो आपको बता रखे हैं उनको अच्छे से याद कर लो, फिर आप देखते जाना। हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन होगा 10 सेकंड से ज़्यादा कभी भी नहीं लेने दूंगा मैं आपको। ठीक है, पर अभी ये शुरुआत है इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि मेरे को समझाना भी पड़ रहा है, आपको थोड़ा सा चीज़ों को देखना भी पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से कमांड करेंगे, आराम से आपका 10 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन आराम से होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में ये क्लास को यहीं पर मैं ओवर करता हूँ। अगली क्लास से रेगुलर आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे, और जल्दी से जल्दी हम लोग इस चैप्टर को पूरा करेंगे, ताकि हम लोग जो है वो अगले चैप्टर के ऊपर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहना, थ्योरी को रिवाइज करना, रूल्स को अच्छे से याद करके आना, और बाकी जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगली क्लास से करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।